यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। पिछली बार जो लाइव किया उसमें बहुत भयानक रूप से असुविधा है, वो सुनने में खराब। खैर, ये जो दूसरा एपिसोड है, इस दूसरे एपिसोड में हमने जनसंहार और फिल्म के रिश्ते को सामने रखा है। जनसंहार पर बनी फिल्में आमतौर पर असहाय बोध पैदा करती हैं और इन फिल्मों की ब्यूटी यह है कि जो खासतौर पर जो हॉलीवुड से प्रभावित होकर बनी फिल्में हैं, इनकी खूबी है कि ये वर्ग या समुदाय विशेष के प्रति नफरत पैदा करती हैं। हमारे यहाँ भारत में मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ जो आदर्श है वो हॉलीवुड है। हॉलीवुड की नकल और खराब नकल करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। सब लोग जानते हैं कि नरसंहार एक बहुत बड़ा विचार का विषय है और सारी दुनिया में इस पर अनेक देशों में खुल के अध्ययन होते हैं। यहां तक कि जेनोसाइड स्टडीज करके अध्ययन के केंद्र भी हैं विश्वविद्यालयों में। अफसोस की बात यह है कि भारत में पिछले 70 साल में दर्जनों नरसंहार हुए हैं। जाति नरसंहार हुए, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार हुए, हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुए, राजपूतों के खिलाफ नरसंहार हुए, दलितों के खिलाफ नरसंहार हुए। लेकिन हमारे यहां अभी भी नरसंहार अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में नहीं की गई। अगर हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में नरसंहार अध्ययन केंद्र खोल दिए जाते तो शायद नौजवानों को समझाने में, नौजवानों को शिक्षित करने में कुछ मदद मिलती। यूरोप के अनेक देशों ने हिटलर और उसकी फासिज्म और उससे हुए विध्वंस को देखकर जेनोसाइड स्टडीज के नाम से दर डिपार्टमेंट हर जगह खोले। यहां तक कि हिटलर के जनसंहार को केंद्र में रख के यूरोप के अनेक देशों में म्यूजियम बनाए गए जिससे कि जनता देखे और शिक्षित हो कि फासिज्म कितनी बुरी चीज है। लेकिन भारत में तो पिछले 70 साल में हम लोग नरसंहारों पर केंद्रित कोई एक संग्रहालय नहीं बना पाए। सांप्रदायिकता की आग में पूरा देश झुलसता रहा, भारत विभाजन हुआ। लेकिन जनता को शिक्षित करने के लिए हम कोई एक म्यूजियम नहीं बना पाए जिससे कि जनता ये जाने कि मासेकर कितनी खराब चीज होती है, जनता ये जाने कि सांप्रदायिकता कितनी खराब चीज होती है। हमारे यहां महाराणा प्रताप, शिवाजी, गणेश जी, महादेव जी, राम जी, हनुमान जी, सबके लिए जगह है। लेकिन जनसंहार और जनसंहार की शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है और यह मेरे लिए चिंता की चीज है। तो जाहिर है जब जनसंहार पर बनी हुई फिल्में आती हैं और जो अमूमन फेक होती हैं और जो रियल होती है उनको तो कोई देखता ही नहीं है, उनको दर्शक ही नहीं मिलते। क्योंकि भारत में पिछले 30-35 साल का एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि यहां पर दर्शकों को सांप्रदायिक बना दिया गया है। और जब दर्शक सांप्रदायिक हो जाएंगे तो आप तय मान लीजिए कोई भी सेक्युलर फिल्म देखने के लिए दर्शक नहीं मिलेंगे, कोई भी सेक्युलर फिल्म लगाने के लिए हॉल नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए नसीम फिल्म को। बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म थी, उसको पूरे हिंदुस्तान में हॉल नहीं मिला, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला कोई। आप याद कीजिए, मैं बंगाल में
बंगाल की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने उसका प्रसारण रखा था, मैं उसे देखने के लिए गया। रविंद्र सदन में शो था उसका। सोच रहा था लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट है, कलकत्ता है, बंगाल में वामपंथ का जल जला है, तो नसीम के लिए तो दर्शक मिलेंगे, लेकिन नसीम के लिए दर्शक नसीब नहीं थे। नसीम फिल्म दर्शाई जा रही थी और हॉल में सिर्फ 8 या 10 लोग थे। बंगाल से लेके तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से लेके हरियाणा तक दर्शकों का जिस तरह से सांप्रदायिकीकरण किया गया है, उसने एक भयानक स्थिति पैदा की है सिनेमा के सामने और सिनेमा उद्योग के सामने। तो नरसंहार पर जो बनी फिल्में हैं, वे फिल्में जब दर्शक देखेगा तो उसके अंदर कौन सी चेतना होगी? दर्शक को देखकर दर्शक को मोटिवेट करने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। कश्मीर फाइल दर्शकों को और खासतौर पर कॉमनल दर्शकों को फीड करने के लिए बनाई गई फिल्में। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो जनसंहार पर बनी फिल्में होती हैं, वे फिल्में जो हॉलीवुड मॉडल का अनुकरण करके बनाई गई हैं, क्योंकि हॉलीवुड ने जनसंहार को एक बहुत बड़ी थीम के तौर पर चुना हुआ है। वे फिल्में, मैं हॉलीवुड की बहुत उसका विश्लेषण बाद में करूंगा एक एपिसोड में अलग से। तो जनसंहार पर बनी फिल्में बुनियादी तौर पर जो खासतौर पर हॉलीवुड का अनुकरण करके बनाई जाती हैं, और हॉलीवुड के अनुकरण पर बनाई गई फिल्में, ये कश्मीर फाइल, वो दर्शक में असहाय बोध पैदा करती है और समुदाय विशेष के प्रति नफरत पैदा करती है। ये हॉलीवुड का नरसंहार मॉडल है, या हम ये कहते हैं कि हॉलीवुड का नरसंहार फिल्मी मॉडल है। एक अन्य चीज है, वो ये कि हॉलीवुड अतिशलीकरण और ड्रामेबाजी का फिल्मों में आमतौर पर इस्तेमाल करता है। हमारे यहां भी खूब होता है। इस प्रसंग में कुछ सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़े होते हैं। वो सवाल ये है कि क्या फिल्म के जरिए जनसंहार की बर्बरता और भयावहता का चित्रण या रूपायन संभव है? क्या फिल्म में नरसंहार के कारणों या प्रेरक तत्वों को प्रभावशाली ढंग से रूपायन किया गया है? आमतौर पर नरसंहार पर बनी फिल्में कुछ व्यक्तियों के दुखों को या ट्रेजेडी को केंद्र में रखे। इस प्रसंग में यह भी सवाल उठता है कि क्या बृहत्तर जो दर्शक वर्ग है, खासतौर पर जो उस विषय से संबंधित दर्शक वर्ग है, मसलन कश्मीर फाइल को ही ले आप, कश्मीर फाइल का सबसे गहरा संबंध कश्मीर से है। क्या कश्मीर फाइल कश्मीर के दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी? जी नहीं। क्योंकि उसका लक्ष्य कश्मीर की जनता को कश्मीरी पंडितों की हकीकत बताना नहीं है। उसका लक्ष्य है कश्मीर के बाहर हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा करना। यह भी सवाल उठा है कि जो नरसंहार पर बनी फिल्में हैं, वो मनुष्य के जो बुनियादी मूल्य हैं, इसमें प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है, लोकतंत्र है, उसके जो बुनियादी जो इस तरह के जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को ये फिल्में एड्रेस करती हैं कि नहीं करती हैं? अगर वो इन संवेदनाओं को एड्रेस करती हैं तो इन फिल्मों का मूल्यांकन दूसरे ढंग से होगा। लेकिन अगर फिल्म देखने के बाद में आपके दिमाग में अगर यह जहर पैदा हो कि मुसलमान तो नाजी हैं और हिंदू यहूदी हैं, मुसलमान उत्पीड़क हैं और हिंदू उत्पीड़ित हैं, तो बहुत ही खतरनाक चीज होगी। एक अन्य चीज वो ये कि फिल्म
जनसंहार पर बनी फिल्म, क्या जनसंहार के जो कारण है उनके प्रति दर्शक को सक्रिय करती है कि नहीं करती? दर्शक जनसंहार से नफरत करना सीखता है कि नहीं सीखता? एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि जनसंहार को लेकर जो बहस होती रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है जनसंहार की, जिसको कि सबसे पहले हमारे सामने पेश किया था, जेनोसाइड पदबंध को सबसे पहले पेश किया था पोलैंड के वकील राफेल लेम्किन ने। सन 1933 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खोजा और निर्मित किया, और इसके लिए उन्होंने प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और अपने युग के यूरोप के, आर्मेनिया के अनेक जनसंहारों का भी अध्ययन किया। और उन्होंने मैड्रिड में एक लॉ कॉन्फ्रेंस में हिटलर के संदर्भ में इस कॉन्सेप्ट की, यानी जेनोसाइड या नरसंहार के कॉन्सेप्ट की विस्तृत मीमांसा पहली बार पेश की। तो जो लोग नरसंहार के बारे में जानना चाहते हैं वे राफेल लेम्किन के लेखन को जरूर पढ़ें, क्योंकि राफेल लेम्किन ने ही सबसे पहले जनसंहार की अवधारणा का विकास किया, उसे प्रस्तुत किया। लेम्किन का तर्क था कि जब एक बार जनसंहार आर्मेनिया में हो चुका है आधुनिक काल में, तो अब वह कभी भी कहीं भी किसी भी देश में हो सकता है, और यह बात सच साबित हुई है अब तक के अनुभव से। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है जो कि 1981 में आई, लियो कूपर की, जेनोसाइड इट्स पॉलिटिकल यूज इन द 20th सेंचुरी। कूपर ने लेम्किन की धारणाओं का विस्तृत ढंग से और नए तरीके से मूल्यांकन पेश किया, और इसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इतिहास के प्रत्येक युग में नरसंहार होते रहे हैं। ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में भारत में, मध्यकाल में भारत में नरसंहार नहीं हुए, नरसंहार होते रहे। बाद में 1948 में इंटरनेशनल जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ, उसमें जेनोसाइड की एक कॉम्प्रहेंसिव परिभाषा पेश की गई, और यहीं से वो पूरा का पूरा प्रपंच चल निकला जिस पर कि अब हम बात करेंगे। लेम्किन ने एक और बात कही थी। लेम्किन ने कहा था कि नरसंहार नितांत अकेला छोड़ देता है, इसलिए उसके खिलाफ निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है। नरसंहार जो है वो नस्लीय, जाति, भारत के संदर्भ में सांप्रदायिक घृणा की देन है। देखना चाहिए कि जो नेतागण हैं वे किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की राजनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। वे सांप्रदायिक या नस्लीय घृणा को चुनौती देते हैं या उसी की भाषा में बात करते हैं। एक अन्य लेखक हैं और बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, सुमंत पवार। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए प्रॉब्लम फ्रॉम हेल, अमेरिका एंड द एज ऑफ जेनोसाइड। इस पुस्तक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान खींचा है, और उसका संबंध भारत से भी है। संदर्भ अमेरिका है, लेकिन उसका संदर्भ अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। उन्होंने लिखा है, सुमंत पवार ने लिखा है कि अमेरिकी राजनेता उन्हीं बातों को भाषणों में बोलते हैं जिनके कारण
जनसंहार पैदा होता है। मीडिया उनका व्यापक कवरेज करता है। पवार ने यह भी कहा कि घरेलू राजनीति में नरसंहार को रोकना असंभव है। जब नरसंहार हो रहे हैं तो उन्हें रोकने के प्रयास एकदम निष्फल साबित होते हैं, क्योंकि नरसंहार के दौर में कोई किसी की सुनता नहीं है। हमारे यहां अभी वाचिक मासेकर चल रहा है, भाषाई नरसंहार चल रहा है, अब कोई किसी की सुनता नहीं है। आप लाख तर्क दीजिए। हमारे यहां तो इतने धुरंधर विद्वान है कि जो कभी मीडिया पढ़ने नहीं गए, जो जनमाध्यम का एबीसीडी नहीं जानते, वे भी बता रहे हैं कि कश्मीर फाइल इज अ रियल फाइल। जिन्हें यह नहीं मालूम कि कैमरे का मतलब क्या है। तो जिस देश में बिना जाने, बिना सब्जेक्ट को जाने, बिना कश्मीर को जाने, बिना कश्मीर को देखे, अगर आधिकारिक तौर पर लोग ये कहने के लिए समर्थ विद्वान की तरह पेश आते हो, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। उसी तरह जैसा कि जेएनयू के बारे में, जेएनयू में पढ़ने नहीं गए, जेएनयू की बाउंड्री भी नहीं देखी, जेएनयू का गेट भी कभी नहीं देखा, लेकिन जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, ये चीज जहर की तरह लोगों के जहन में उतार दी। और ठीक वही मॉडल, प्रोपेगेंडा मॉडल, कश्मीर फाइल के निर्माण की धुरी है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने रवांडा में जो मैसेकर हुए थे उन पर एक फिल्म बनाई, घोस्ट ऑफ रवांडा। ग्रेग बेकर नाम है उनका। ग्रेग बेकर ने कहा कि उनसे पूछा गया कि आपने फिल्म क्यों बनाई, तो ग्रेग बेकर ने कहा कि तथ्य यह है कि जनसंहार मेन स्ट्रीम मीडिया की जो ऑडियंस है उसका जनप्रिय विषय नहीं है। मैंने फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि उससे सरकार को नीति बनाने में मदद मिले, बल्कि फिल्म इसलिए बनाई कि रवांडा के नरसंहार के एक आध पहलू को मैं जनता के सामने ला सकूं, आम लोगों को मनुष्य की बुनियादी मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकूं, उनकी दुविधाओं को उद्घाटित कर सकूं। मैं ये नहीं चाहता कि ऑडियंस, जैसा कि रवांडा में मैसेकर में लोगों ने एक दूसरे के खून बहाया है, लोग वैसा ही करने लगे फिल्म देख के। आप घोस्ट और रवांडा देखेंगे तो आपको नरसंहार से नफरत होने लगेगी, और आप कश्मीर फाइल देखेंगे तो आपको मुसलमानों से नफरत होने लगेगी। यह फर्क है। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि नरसंहार पर फिल्में नहीं बननी चाहिए, और नरसंहार पर फिल्में बनती हैं तो मनोरंजन की दृष्टि से बनती हैं। एली वसील नाम के एक बहुत ही फेमस फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने कहा कि हॉलीवुड को नरसंहार पर फिल्में बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड ने मनोरंजन के पैकेज का इस्तेमाल किया है। वे नैतिक दृष्टि से इसको क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा है कोई आज हिटलर के नरसंहार को नरसंहार की तरह पेश नहीं कर सकता। एक अन्य फिल्म समीक्षक है एलन मिंट्ज। एलन मिंट्ज बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक है फिल्म जगत के। एलन मिंट्ज ने कहा है कि नरसंहार पर बनी फिल्में नरसंहार के प्रति नरम रवैया बनाती हैं, इससे घटना के प्रति सचेतनता तो बढ़ती है, लेकिन नरसंहार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है। 1990 के बाद से भूमंडलीकरण के दौर में जितने बड़े पैमाने पर जनसंहार हुए हैं उन पर बातें करना, फिल्म बनाना एक तरह से
बहुत ही जटिल और चैलेंजिंग काम रहा है। नरसंहार पर बनी फिल्मों को जब कोई व्यक्ति देखता है तो पहले वो व्यक्तिगत तौर पर देखता है, फिर वो सामाजिक तौर पर देखता है। अगर नरसंहार से जुड़े हुए अपराध का समाधान कर लिया गया है तब तो बढ़िया है, लेकिन यदि उस अपराध का समाधान नहीं हो पाया है तो वह अपराध, वो फिल्म जो नरसंहार पर बनी फिल्म है, वो बनी अपराध पर बनी फिल्म, वो नरसंहार पर बनी फिल्म, वो दर्शक के मन में अपराध की भावना पैदा करती है। कायदे से फिल्म बनाते समय इस क्राइम की भावना को, अपराध करने की भावना को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिल्म नए सिरे से सामाजिक चेतना का निर्माण करती है। और कोई फिल्म जब क्राइम की भावना पैदा करती है तो वो जो पॉपुलर सर्वस्वीकृत तर्क है उनके आधार पर वह क्राइम की भावना पैदा करती है। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि ये जो नरसंहार पर बनी फिल्में हैं, क्या ये फिल्में क्राइम करने वालों के खिलाफ, नरसंहार करने वालों के खिलाफ में साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं? क्या कश्मीर फाइल को कश्मीरी पंडितों के पक्ष में कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट में डॉक्यूमेंट के तौर पर? जी नहीं, क्योंकि ये एकदम फेक फिल्म है। अब याद कीजिए, न्यूरेमबर्ग अदालत में हिटलर के खिलाफ अनेक फिल्में प्रमाण के तौर पर पेश की गई और न्यूरेमबर्ग की अदालत ने हिटलर के खिलाफ में उन फिल्मों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया, क्योंकि वे रियल लोगों की स्टोरियों से, उनके ही भाषा में, उनके ही शब्दों में, उनके ही रूप में प्रस्तुत की गई थी। भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आमतौर पर जो नरसंहार पर बनी फिल्में होती हैं, और खासतौर पर ये जो फिक्शन फिल्में जो बना रहे हैं ये लोग, कह के सत्य कथा कह के, ये फिक्शन फिल्में, सो कॉल्ड ये जोनेस वाइट पर बनी हुई फिक्शन फिल्में आमतौर पर समुदाय के निर्माण और उसके सकारात्मक ढंग से समस्या के समाधान और प्रगति के पहलू पर जोर देती है। सिनेमा की भाषा में इसे ब्रांडू ग्रोसमैन मॉडल कहते हैं। इस ब्रांडू ग्रोसमैन मॉडल को फिल्म मेकर निक हगीस ने निर्मित किया है। अनेक देशों में नरसंहार पर बनी फिल्मों का इसी मॉडल के आधार पर अध्ययन और अध्यापन किया और कराया जाता है। निक हगीस ने एक बात रेखांकित की है। उन्होंने कहा है कि नरसंहार में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ फिल्म मेकर उसमें कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे आशा के बिंदु पर फिल्म खत्म करते हैं, वे प्रगति के बिंदु पर फिल्म खत्म करते हैं, मानवता के बिंदु पर फिल्म खत्म करते हैं, लेकिन जनसंहार की वास्तव कहानी यह है कि जनसंहार कोई आशा की किरण ही नहीं छोड़ता, और यह बात सच है। और यही वजह है कि जनसंहार पर लोग फिल्म देखना नहीं चाहते। तो ये याद है, मैं तमस फिल्म देखने गया था कनॉट प्लेस में। 4 घंटे की फिल्म थी, 8 दर्शक थे। नरसंहार पर बने सिनेमा में अमूमन यह चित्रण रहता है कि सत्ता जनसंहार की घटनाओं को रोकने में असफल रही है। ये कश्मीर फाइल में भी है।
साथ ही इस तरह की फिल्मों में यह हल्की सी आशा की किरण भी रहती है कि कुछ हो सकता है, और आमतौर पर कुछ चरित्रों को नायकीय चरित्र के तौर पर विकसित किया जाता है। ये फिल्में आमतौर पर हीरो चरित्र पर निर्भर होती हैं। इस प्रसंग में दो फिल्मों का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। एक है होटल रवांडा और दूसरी फिल्म है लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी फिल्म है वैसे, लेकिन जो नरसंहार पर बनी फिल्में उनके बारे में आमतौर पर यह एक आलोचना रही है, जो कि कश्मीर फाइल के बारे में भी। कश्मीर फाइल में तो जिस रवि खन्ना का चित्रण है, उस रवि खन्ना की पत्नी ने ही प्रीमियर शो के मंच पर जाके कहा कि मेरे पति के बारे में जो दिखाया गया है वो गलत दिखाया गया है। तो आमतौर पर इन फिल्मों की आलोचना रही है कि ये फिल्में यथार्थवादी ढंग से नहीं बनती और ये संवेदनहीनता पैदा करती हैं, और जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन का यथार्थवादी चित्रण नहीं करती। एक और चीज इस तरह की सिनेमा पर बात करते समय ध्यान रखने की है, वो ये कि उत्पीड़ितों के दुख और उन दुखों को देखने वाले दर्शक बड़े उपयोगी होते हैं। तो कैमरा जब जूम करके उत्पीड़ितों को या पीड़ितों को दिखाता है तो दर्शक का पीड़ितों के साथ में जो संबंध है उसमें बिग गैप, महाअंतराल पैदा कर देता है, वो दूरी पैदा कर देता है। दूसरी बात यह कि पीड़ितों की कैमरा प्रस्तुति हमेशा मानवीय ही होगी ये जरूरी नहीं है, बल्कि वे तो सिर्फ पीड़ित का फोटो दर्ज करना चाहते हैं। इस तरह की फिल्में दर्शक के अंदर, अब जैसे कश्मीरी पंडितों पर बनी जो फिल्म है वो दर्शकों के अंदर क्या भाव पैदा कर रही है? दर्शकों के अंदर यह भाव पैदा कर रही है कश्मीरी पंडितों की पूजा करो। वो कश्मीरी पंडितों की समस्या समझना नहीं चाहती, वो कश्मीर की समस्या को भी फिल्म का डायरेक्टर समझाना नहीं चाहता, न दर्शक समझना चाहता है, बल्कि वो अब कश्मीरी पंडितों की पूजा करो और मुसलमानों से नफरत करो। एक अन्य चीज वो ये कि नरसंहार पर बनी फिल्में वो पीड़ितों को दिखाती हैं, दिखाना भी चाहिए, उनको रियल जगह पर दिखाना चाहिए, उनको रियल फुटेज भी दिखाने चाहिए, उनके रियल वक्तव्यों को कैमरे में कैद करके दिखाना चाहिए। लेकिन ये जो नरसंहार की फिल्में हैं, ये फिल्में वहां तो सफल रही जहां वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में यूरोप के अनेक देशों में बनाई गई, लेकिन जो हॉलीवुड के पैटर्न पर फिल्में बन के आई, जो यूरोप के डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में फिल्में बन के आई नरसंहार पर, उनमें नाजी शिविरों के दृश्य थे, पीड़ितों के दृश्य थे, पीड़ितों के इंटरव्यूज थे, पीड़ितों को रियल स्पॉट पर ले जाके कैमरे में कैद किया गया, रिक्रिएट किया गया, और नरसंहार का रियल सेंस कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। जरूरत इस बात की है कि फिल्म अल्टीमेटली नरसंहार के बोध से दर्शक को मुक्त करे, नरसंहार में लिप्त न करे, क्योंकि वहां हर चीज निर्मित है।
अगर वो दर्शक को लिप्त करती है तो इसका मतलब है फिल्म मेलोड्रामा है। यूरोपीय जो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं जो कि पीड़ितों पर डायरेक्ट बनी हुई फिल्में हैं, जिनमें कि पीड़ित ही भूमिका अदा कर रहे हैं, उनकी रियल स्टोरी वे खुद ही बता रहे हैं, वहां कोई रिक्रिएट नहीं की गई है स्टोरी। वैसी फिल्में पीड़ितों के प्रति भ्रातृभाव पैदा करती हैं। लेकिन जो मेलोड्रामेटिक फिल्म है जस्ट लाइक कश्मीर फाइल, वो पीड़ितों के साथ भ्रातृभाव नहीं बल्कि बिग गैप पैदा करती हैं। अब कायदे से आप हॉलीवुड की जो नरसंहार पर बनाई हुई फिल्में उन्हें देखिए और उनका फॉर्मेट देखिए। हॉलीवुड वाले जो फिल्म बनाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट है। उसमें मनोरंजन है, उसमें अनुकरण है और उसमें दैनंदिन जिंदगी से ध्यान हटाने के बहुत सारे और भी तत्व हैं। और ये जो 3 तत्व मिलके जो नरसंहार का फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसका टारगेट है उन्माद पैदा करना। तो हॉलीवुड ने जो मॉडल नरसंहार की फिल्मों का एडॉप्ट किया, जिसकी बहुत ही घटिया जीरोक्स कॉपी, जैसा मैं पिछले एपिसोड में कहा, ये कश्मीर फाइल है। लोगों में ये मांग होती है कहीं मासेकर हुआ तो इसकी फिल्म दिखाई जाए, कोई वीडियो दिखाया जाए। सवाल यह है कि नरसंहार की स्मृतियों को आप विजुअल्स के जरिए क्यों अर्जित करना चाहते हैं? आप अपनी मेमोरी को विजुअल्स के जरिए क्यों फीड करना चाहते हैं? आपको विजुअल मेमोरी की जरूरत क्यों है? आपको कश्मीर के पंडितों के बारे में जानना है, कश्मीर के बारे में जानना है, तो आप साल में 6 महीने में कभी समय निकाल के आप एक बार कश्मीर चले जाइए और जाकर देखिए कश्मीर में लोग किस तरह से भाईचारे के साथ दुख में रह रहे हैं। हिंदू मुसलमान दोनों दुख में रह रहे हैं। अभी भी कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडित रहते हैं। कश्मीर तो पाकिस्तान में नहीं है, कश्मीर फ्रांस में भी नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान में। कश्मीर आसानी से जाया जा सकता है। तो उसके लिए कश्मीर फाइल को जानने की और देखने की तो जरूरत नहीं है। तो कश्मीर फाइल का उद्देश्य, वो हॉलीवुड के नरसंहार के मॉडल पर बनी फिल्म है, इसका उद्देश्य है उन्माद पैदा करना। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम अपनी मेमोरी को, हम रियलिटी को देखे बिना, यथार्थ को देखे बिना, कश्मीर में जाके कश्मीर को स्पर्श किए बिना, कश्मीरियों को देखे बिना, उनके साथ बात किए बिना, उनको महसूस किए बिना, हम सिर्फ विजुअल की मेमोरी से फीड करके भर दें। कश्मीर से समझ में आएगा? जी नहीं। आपकी कश्मीर से और दूरी बढ़ेगी। आपने ये दूरी आपने हिंदुस्तान में बार बार, आपने जेएनयू कभी देखा ही नहीं, लेकिन आपने जेएनयू को देशद्रोही घोषित कर दिया क्योंकि आपने जेएनयू की जो प्लांटेड इमेजेस थी, जो विजुअल इमेजेस थी, उनसे आपके दिमाग को भर दिया गया, आपकी मेमोरी को भर दिया गया। तो नया फिनोमेना जो विकसित हुआ है मीडिया में, वो ये प्लांटेड विजुअल मेमोरी से लोगों के दिमाग को दुरुस्त करो, लोगों के दिमाग को बहुसंख्यकवाद के, हिंदुत्व के एजेंडे पर लाओ। जैसा कश्मीरी फाइल की नायिका ने कहा, जिसका मैंने पहले एपिसोड में जिक्र किया, न्यूज 18 चैनल को उसने अपने बयान में कहा कि कश्मीर फाइल हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए बनाई गई फिल्म है। तो कश्मीरी पंडितों का नाम क्यों ले रहे हो भाई? कश्मीरी पंडितों का नाम सिर्फ आवरण के तौर पर लिया जा रहा है। संहार पर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसा कि हॉलीवुड का पैटर्न है। आखिरी बात कहकर मैं खत्म
वो ये कि उसका लक्ष्य यह है कि आपके दिमाग में उस विषय की जो पहले इमेज हो, उस इमेज को धो के साफ कर दो और नई इमेजों से आपके दिमाग को भर दिया जाए। और यही वह लक्ष्य अर्जित करने के लिए कश्मीर फाइल बनाई गई है। आपके दिमाग में कश्मीर की जो भाईचारे की इमेज थी, वो इमेज धो के साफ कर दी गई है। आप भूल ही गए कि पिछले 8 साल में कश्मीर को उसके राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कश्मीर की जनता ने कोई अपराध नहीं किया था। आतंकवादियों ने अपराध किए थे। आतंकवादियों को दंड देने की बजाय कश्मीर की जनता को दंड दिया गया और कश्मीर की जनता का जो संवैधानिक अधिकार था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उस राज्य को राज्य के दर्जे से वंचित कर दिया गया। इससे किसे फायदा हुआ? इससे तो आतंकवादियों को फायदा हुआ। तो आतंकवादी नहीं चाहते थे, पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर एक राज्य के तौर पर भारत का अंग रहे। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर राज्य वापस दिया जाए। आपकी 370 से नफरत थी, आप 370 हटा सकते थे, लेकिन राज्य का दर्जा तो रहने देते जम्मू कश्मीर का। लेकिन आपने तो राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया। नए किस्म का नाजीवाद सारी दुनिया में किस रूप में काम कर रहा है? वो यहूदीवाद विरोधी नहीं है, बल्कि नए किस्म का नाजीवाद बुनियादी तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी है। सारी दुनिया में वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ में नाजीवाद ने बिगुल बजाया हुआ है। और दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो कि न्यू नाजीवाद ने विकसित की है, जो कि नाजीवाद से ही पैदा हुई है, वो ये कि नाजीवाद को नेशन स्टेट पसंद नहीं है। यही वजह थी कि हिटलर दूसरे राष्ट्रों पर हमले करता था। तो न्यू नाजीवाद का जो लोग प्रचार करते हैं, वे राष्ट्र राज्य की धारणा में विश्वास नहीं करते। और राष्ट्र राज्य की धारणा में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया जो नब्बे नाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो गांधीवादी समाजवाद में विश्वास है। उसके मैनिफेस्टो में, उसके डिक्लेरेशन में, जो उसने इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो हमारे राज्यों की गिनती में एक राज्य और कम हो गया। कहां से देखेंगे? भारत ने प्रगति की या अवनति की? अवनति की। अंत में कश्मीर फाइल नहीं, कश्मीर को जाकर देखो, कश्मीर की जनता से मिलो, तो आप पाएंगे कि कश्मीर की जनता बेइंतहा शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत है। वहां लोग गालियां देके बात नहीं करते। वहां हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलके रहते हैं, और आज से नहीं, बरसों से रहते हैं। कश्मीर फाइल इस मित्रता को, जो जमीनी स्तर पर है, इस भाईचारे को इग्नोर करती है। और सबसे बड़ी चीज जिसे वो इग्नोर करती है, जैसा कि मैंने कल कहा था, मैं आज उसे रिपीट करके बात खत्म कर रहा हूं। कश्मीर में रोजगार नहीं है। कश्मीर में रोजगार नहीं है, इसलिए कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर नहीं जाना चाहते। कश्मीर में रोजगार खत्म हो गए थे, इसलिए कश्मीरी पंडित कह रहे थे कि हम कश्मीर छोड़कर चले जाएंगे। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार 8 साल से शासन है, एक छत्र शासन, सारे उद्योग धंधे चौपट, 5,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। धारा 370 जब खत्म की गई तो तकरीबन 8 महीने तक कर्फ्यू और लॉकडाउन रहा कश्मीर में।
हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस और कृषि क्षेत्र का नुकसान हुआ, कोई भरपाई नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं जनता की। 8 महीने तक पढ़ाई लिखाई सब बंद रही। कौन सा कश्मीर देखूं मैं? फर्ज कीजिए मैं मान लेता हूं कि कश्मीर फाइल सही है, कितने कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया और कितने मरे? जस्ट एक डाटा दे रहा हूं मैं आपको। भारत में पिछले 20 साल में, 20 साल से भी अधिक, थोड़ा सा 30 साल में तकरीबन 6 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न राज्यों से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में चले गए। आपको 6 करोड़ माइग्रेटेड लोगों की तकलीफ समझ में नहीं आई? क्यों वो माइग्रेट करके चले गए? क्योंकि उनके राज्यों में रोजगार नहीं थे, उनकी जमीनें खरीद ली गई उद्योगों के नाम पर, सेज के नाम पर, कारखाने के नाम पर, और उनको बेदखल करके डाल दिया गया और वे मारे मारे महानगरों की तरफ भागे। माइग्रेशन, कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन, और आपको ये दलित, किसान, खेतिहर मजदूर, करोड़ों का माइग्रेशन आपको नजर नहीं आता। इसे कहते हैं रतौंधी। आपको दिन में भी दिखाई नहीं देता। कश्मीर की समस्या आतंकवाद की समस्या है, और आतंकवाद पैदा किया है पाकिस्तान ने और सीआईए ने और हथियार उद्योग ने, और इसको एड्रेस करना नहीं चाहते, न मीडिया चाहता है न सरकार चाहती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।